ठीक, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीपीपी सॉल्व की थी। आज हम लोग करने जा रहे हैं कॉलिजन थ्योरी। इसको फटाफट से हम लोग खत्म करेंगे। और फिर जैसे लास्ट क्लास में मैंने तुमको बताया था प्रेशर डिपेंडेंसी की रेट प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है, उसकी हम लोग बात करेंगे। कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन का मतलब भिड़ना, टकराव होना। ठीक है, ये थ्योरी कहती है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके पास में कुछ एनर्जी होती है। जैसे कि मान लो कि तुम सब क्लास में रिएक्टेंट हो, सबके पास कुछ ना कुछ अमाउंट की क्या होगी, एनर्जी होगी। उन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो इस रिएक्टेंट के पास में एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए। इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी। जैसे मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी की मैं एक रिएक्शन करा रहा हूं जिसमें R गिव्स P, और थ्रेशोल्ड एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10 जूल। 10 जूल वो एनर्जी है। अगर इस एनर्जी को ये तुम्हारा रिएक्टेंट गेन कर लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी उसके पास में एनर्जी होनी चाहिए। जैसे कि मान लो इस क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 में से 5 बच्चों के पास में कितनी एनर्जी है? 15 जूल की। ठीक है, और 5 बच्चे जो हैं उनके पास में कितनी एनर्जी है? 5 जूल की। तो इनमें से वो आपके स्टूडेंट्स मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे जिनकी एनर्जी कितनी है? 15 जूल। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 10 जूल से क्या है? ज्यादा। मतलब इनके पास में जितनी एनर्जी होनी चाहिए उतनी एनर्जी है। खैर यहां तुम देख रहे हो उससे ज्यादा ही है। और यहां पर ये जो 5 जूल वाले जो 5 हैं इनकी एनर्जी किसके इक्वल नहीं है? 10 जूल। 10 जूल कौन सी एनर्जी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं है तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? थ्रेशोल्ड का दहलीज। दहलीज जानते हो? बाउंड्री लाइन जो होती है कि अगर तुम इस कमरे की दहलीज को, बाउंड्री को क्रॉस कर गए तो तुम इस कमरे से कहां चले जाओगे? बाहर। या फिर बाहर से अगर तुम दहलीज को क्रॉस करते हो तो तुम आ जाओगे अंदर। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी एनर्जी है? वो एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में। जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे रिएक्शन की रेट उतनी ही कम होगी या उतनी ही ज्यादा होगी? जितने ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे रिएक्शन की रेट उतनी ही कम होगी या उतनी ही ज्यादा होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब ये तो बहुत साफ है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि कितने रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये रिएक्टेंट्स इतनी एनर्जी को गेन करने के लिए क्या करते हैं? ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने की वजह से एनर्जीज क्या होती हैं? एक्सचेंज होती है। और जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो यहां पर एक दूसरे से टकराने के बाद वो अलग अलग वेलोसिटी से भी मूव करने लग जाते हैं। और जब वेलोसिटी की बात होती है तो कौन सी एनर्जी की बात होती है? काइनेटिक एनर्जी की बात होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, अगर हम लोग इसकी बात करें, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आप किसी भी रिएक्टेंट को दे सकते हो किसी भी मेथड से। मेथड का मतलब आप चाहो तो रिएक्शन मिक्सचर को गर्म कर दो, या फिर आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, या फिर आप कुछ भी ना करो, बस आप मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करो। और क्या करो? टेस्ट ट्यूब, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, रिएक्शन अगर टेस्ट ट्यूब अपने आप हो रही है तो ठीक, नहीं होती तो हम लोग टेस्ट ट्यूब के माउथ को बंद करके अच्छे से उसको क्या करते हैं? शेक करते हैं, हिलाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उस रिएक्शन मिक्सचर में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है वो आपस में क्या करने लगते हैं? टकराने लगते हैं। टकराने से दो चीजें होती हैं। पहली चीज, रिएक्टेंट्स के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। और दूसरे रिएक्टेंट के साथ में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो ऐसा करने से रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। तो मैंने जो एग्जांपल दिया ये 15 जूल वाला, इनके साथ तो कोई परेशानी नहीं है, ये सबके सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो 5 जूल वाले रिएक्टेंट हैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे क्या? नहीं। भाई टकरा तो रहे हैं पर फिर भी ये 15 जूल वाले ही किस में कन्वर्ट हो पाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। तो कॉलिजन जो है, टकराव जो है,
वो इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव का मतलब यहां पर ये है कि जरूरी नहीं है कि हर टकराव की वजह से रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। सिर्फ वो ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा जिसकी एनर्जी या तो इक्वल हो या ज्यादा हो, किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। अब ये 5 जूल वाले जो रिएक्टेंट है ये क्या करेंगे, इन्हें कितनी और एनर्जी चाहिए, 5 जूल की एनर्जी। भाई कितनी होनी चाहिए थी, इस एनर्जी को क्या नाम दिया, ये जो एनर्जी है जो इन्हें चाहिए, ये एनर्जी तो कौन सी है, जो होनी चाहिए, और ये वो एनर्जी है जो तुमने दी ताकि इस रिएक्टेंट की एनर्जी किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। इस एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं इसको, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो यहां 2 एनर्जी की बात होगी। पहली एनर्जी तो कौन सी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दूसरी एनर्जी क्या है आपकी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहां एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्मूला की बात करें तो यह एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। भाई एनर्जी कंजर्व रहती है, ये हम सबको पता है, तो इस वजह से रिलेशन मैंने लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी किसके, कौन सी एनर्जी है ये, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ये थ्योरी कहती है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है भाई, कि 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस या ऑसिलेशन हो रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहां मैं फ्रीक्वेंसी की तो बात कर रहा हूं, पर कौन सी फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी किस चीज से जुड़ी होगी, कॉलिजन से। मतलब इसका मतलब जरूर ये रहा होगा कि 1 सेकंड में कितने रिएक्टेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, टकराव उनका हो रहा है। ठीक है, साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है, पर सेकंड तो है ही 1 सेकंड में, साथ में पर यूनिट वॉल्यूम भी है। मतलब तुमने रिएक्शन मिक्सचर का कितना वॉल्यूम लिया, 1 लीटर, तुमने 1 लीटर लिया। ठीक है, अब इस 1 लीटर में तुमने टाइम नोट करना शुरू किया, कितने टाइम लिया, 1 सेकेंड। ठीक है, अब इस 1 सेकेंड के अंदर कितने टकराव हो रहे हैं, मान लो 100 रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं, 100 कॉलिजन्स हो रहे हैं, तो तुम्हारी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100/1 लीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड। तो यहां से मैं Z का फॉर्मूला बना रहा हूं, N क्या है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स, N क्या है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड, मतलब टाइम, पर वॉल्यूम। तो यहां से कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का हम लोग क्या बना सकते हैं, Z = N/T मल्टीप्लाई बाय V। ये क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जैसा मैंने बताया, जितने ज्यादा रिएक्टेंट टकराएंगे उतने ही ज्यादा रिएक्टेंट्स की एनर्जी किसके बराबर होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के, और उतने ही ज्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में, मतलब रेट उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर कॉलिजन तो जरूरी है, टकराव तो जरूरी है कि जब तक टकराएंगे नहीं तब तक रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट नहीं होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। पर हर टकराव जो है उसकी वजह से जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। मान लो जैसे हमने बताया 10 जूल का कॉन्सेप्ट लिया कि भाई टकराव तो हुआ, 5 जूल वालों को एनर्जी 2 जूल की मिली, कितनी एनर्जी हो गई, 7 जूल, पर होनी कितनी चाहिए थी, तो टकराव तो हुआ, पर यहां पर फिर भी वो किस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इस वजह से जो कॉलिजन है वो कॉलिजन कैसा होना जरूरी है, इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब उस कॉलिजन की वजह से रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। यह थ्योरी कहती है कि कोई भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होते हैं तो उन्हें 3 स्टेप्स लगती हैं। कितनी स्टेप्स, 3 स्टेप। पहली स्टेप देखो क्या है, पहली स्टेप तो ये है कि जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। मान लो हमारे पास में रिएक्टेंट है A और B,
जब ये आपस में कोलाइड होंगे तो इनकी एनर्जी जो होगी कोलिजन की वजह से वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जैसा हमने लिया कि भाई 10 जूल होनी चाहिए, पर मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई 10 जूल नहीं होगी पर बढ़ेगी तो सही टकराने की वजह से। तो अब इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ गई है। तो अब मैं इन्हें ए और बी न लिख करके क्या लिख रहा हूं, ए स्टार प्लस बी स्टार। ए और बी नॉर्मल रिएक्टेंट थे जिनकी एनर्जी कम थी, दोनों आपस में क्या किए, कोलाइड, टकराए। टकराने की वजह से इनकी एनर्जी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी, ज्यादा हो गई होगी। तो इनकी अब एनर्जी हो गई है ज्यादा। सेकंड स्टेप, अब ये जो ए स्टार और बी स्टार है ये आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी कितनी हो चुकी है, सिर्फ तभी अगर इनकी एनर्जी इतनी नहीं हुई है तो सेकंड स्टेप आएगी नहीं, तो सेकंड स्टेप आएगी ही नहीं। अब ये ए स्टार बी स्टार आपस में रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसमें ए और बी के बीच में बॉन्ड क्या हो रहा होगा, जरूर बन रहा होगा। अगर तुम यहां पर A2 और B2 लो तो यहां पर मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, ये वाली बॉन्ड ए और ए के बीच में ये बन रही है कि टूट रही है, बन रही है, ये टूट रही है। ये पहले ही A2 का मतलब दोनों ए आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो ये तो टूट रही है। B2 ये वाली बॉन्ड भी क्या हो रही है, टूट रही है। पर जो मैंने हॉरिजॉन्टल बॉन्ड बनाई है वो क्या हो रही है, वो बन रही है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी इनसे भी क्या होती है, ज्यादा होती है, इनसे भी क्या होती है, ज्यादा होती है। यहां पर बॉन्ड टूटा नहीं है, यहां पर बॉन्ड बना नहीं है, यहां बॉन्ड टूट रहा है, यहां बॉन्ड बन रहा है। सब लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जानते हो ना, तो अभी काम जो है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोग्रेस में है। तो ये दूसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप में क्या होगा भाई, तीसरी स्टेप में ये जो आपके पास में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसमें परमानेंटली ए और बी के बीच में बॉन्ड तो क्या हो गया होगा, बन गया होगा। और ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो गया होगा, टूट गया होगा। ये क्या है, ये है प्रोडक्ट। ए और बी क्या थे, रिएक्टेंट। इसका एनर्जी ग्राफ तुमसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो एनर्जी ग्राफ देखो कैसे बनाना है तुम्हें। थर्ड वाले में समझ नहीं, थर्ड वाले में ये था, अब बन गया। इसकी एनर्जी इससे भी क्या है, ज्यादा। ठीक है, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट। एनर्जी अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। रिएक्शन कब पॉसिबल होती है, जब प्रोडक्ट की एनर्जी काफी ज्यादा हो कि कम हो, कम हो। तो ये जो है ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। तो ये बहुत देर तक बने नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, इंटरमीडिएट है। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिकम्पोज होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। तो ए और बी के बीच में बॉन्ड टूट गया, जिससे कौन फ्री हो गया, ए और ए, बी और बी। वहीं उसी साथ में साइमल्टेनियसली ए और बी के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। तो ए और ए, बी और बी के बीच में बॉन्ड टूटा और ए और बी के बीच में बॉन्ड बना। तो यहां पर अगर मैं इसको हटा करके ये लिख दूं तो बर्फ समझ में आ जाएगा, शाबाश। ठीक है, अब इसका देखो ग्राफ, ये तो है यहां एनर्जी, यहां पर हम लोग रख सकते हैं टाइम। ठीक है, रिएक्टेंट हमने क्या लिए, ए और बी। ए और बी की एनर्जी स्टार्टिंग में जीरो होगी या कुछ ना कुछ एनर्जी उनके पास में होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। तो मैं ए और बी की एनर्जी यहां ओरिजिन पे ना रख करके यहां बना देता हूं। यहां पर रिएक्टेंट आर, मैं तो आर लिखा, तुम चाहो तो ए और बी लिख सकते हो। ठीक है, अब जब ये टकराएंगे तो ये कर्व नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ऊपर, ऊपर पहुंचा यहां। ये वो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, थ्रेशोल्ड एनर्जी।
इस थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के बाद में क्या बन गया है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, जिसमें ए और ए के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, बी और बी के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, ए बी के बीच में बॉन्ड जो है वो बन रहा है। ये हाईली स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा किसकी वजह से हो गई है? कॉलिजन की वजह से, टकराव की वजह से। अब अगर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो जैसा तुमने बताया कि सर तभी रिएक्शन होगी जब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो, कम। कम का मतलब अब ये कर्व और ऊपर जाएगा कि अब नीचे आने लगेगा? अभी नीचे आने लगेगा, अब ये नीचे आने लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये मैंने पी का मतलब क्या बना दिया? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। तो अगर मैं यहां पर एक लाइन बना दूं, ये तो रिएक्टेंट की है, ये प्रोडक्ट की, इतना जो एनर्जी में गैप है, ठीक है, उसको हम लोग डेल एच बोल रहे, ये बोलते हैं एंथैल्पी में चेंज। भाई चेंज तुम कैसे निकालते हो? इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल? मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी में से घटा दोगे किसकी? रिएक्टेंट की एनर्जी। हाँ भाई, इस केस में ये डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? नेगेटिव आएगी। डेल एच अगर नेगेटिव है तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है? रिलीज। और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो वो प्रोसेस कौन सा कहलाता है? एक्सोथर्मिक। तो तुमसे वो एक मार्क्स में कह देगा कि भाई एनर्जी और टाइम के बीच में रिलेशन पुट करो, कैसा प्रोसेस हो? एक्सोथर्मिक। तो तुम्हें ध्यान रखना है प्रोडक्ट जो है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। दूसरा वो कहेगा भाई एंडोथर्मिक का बनाओ, तो एंडोथर्मिक के केस में अब तुमको क्या करना है? अब तुम्हें प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से क्या रखनी है? ज्यादा रखनी है। तो यहां पर हो गया P। अब ये जो तुम्हारी दो लाइन है इनके बीच में क्या है? ये डेल एच। ये क्या आएगा इस बार? और प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है भाई, इधर पीछे हर्षपाल, जतिन, कोई दिक्कत? अब ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मुझे बताओ, अगर तुम्हें रेट ज्यादा रखनी है, ज्यादा रेट का मतलब ध्यान रखना ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो? प्रोडक्ट में। अगर तुम्हें रेट ज्यादा रखनी है तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कम? सोच के बताओ। एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे पहले केस में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मैंने रखी 10 जूल, ठीक है, टोटल 10 रिएक्टेंट्स मैंने लिए हैं। दूसरे केस में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मैंने रखी है 7 जूल, इसमें भी कितने रिएक्टेंट हैं? 10। अब ये आपस में टकराने लगेंगे। अब टकराने की वजह से इतना तो हमें पता है कि एनर्जी क्या होगी इनकी? बढ़ेगी। पर हर रिएक्टेंट की एनर्जी जरूरी नहीं है कहां तक पहुंच पाए? 10 जूल तक पहुंच पाए, है ना। मान लो ये 10 रिएक्टेंट्स में से 5 की एनर्जी तो 10 तक पहुंच गई, ठीक है, 5 की एनर्जी कहां रह गई? 8 जूल तक। ये पहले केस की बात कर रहा हूं। तो कितने रिएक्टेंट कन्वर्ट हो पाए प्रोडक्ट में? सिर्फ 5। दूसरे केस में 5 की एनर्जी तो कहां पहुंच गई? 10। और 5 की एनर्जी कहां पहुंच गई? 8। कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? अरे 10 के 10 हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि सर यहां एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है? 7। उस पहले मुकाबले के कम है कि ज्यादा है? कम है। तो एक्टिवेशन एनर्जी और रेट में क्या रिलेशन है? जल्दी बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली? इनवर्सली। जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि सर अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ज्यादा रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी जो है वो रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की इस केस में क्या होगी? ज्यादा। और अगर ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो रेट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर तुम्हें मैं दो ग्राफ बना दूं, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है, किस केस? अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी का तो मैंने बताया नहीं। ये रिएक्टेंट है,
ये कौन सी एनर्जी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में जो गैप है वही कौन सी एनर्जी कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो दो कर्व मैंने बनाए हैं इनमें से किसकी रेट जो है ज्यादा होगी, पहले कर्व की या दूसरे कर्व की? दूसरे कर्व की। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने का मतलब अब सब ज्यादा रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? प्रोडक्ट में। तो ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, नॉर्मली कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है भाई? क्या होता है कैटलिस्ट? किसी भी रिएक्शन को जल्दी, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है। चेंज का मतलब रेट को बढ़ा भी सकता है और रेट को कम भी कर सकता है, पर नॉर्मली मतलब ज्यादातर आमतौर पर वो रेट को क्या करता है? बढ़ाता है। तो क्वेश्चन आता है कैसे? कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है कि रेट जो है वो ज्यादा हो जाती है। ध्यान से सुनना, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और कुछ नहीं करता। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को सिर्फ घटा देता है। तो आपसे बोलता है कि इस चीज को समझाओ कर्व, ग्राफ की हेल्प से। तो हम लोग दो ग्राफ बना सकते हैं, या चाहे तो एक ही ग्राफ में दो कर्व बना सकते हैं। कर्व बनेगा एनर्जी और किसके बीच में? टाइम के बीच में। ब्लैक मार्कर से मैं जो कर्व बना रहा हूं वो है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। और जो मैं ग्रीन कलर से कर्व बना रहा हूं वो है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहां ये तुम्हारा रिएक्टेंट, ये तुम्हारा प्रोडक्ट। ब्लू कलर के मार्कर से जो मैंने एक्टिवेशन एनर्जी बनाई है वो कब है? जब कैटलिस्ट एब्सेंट है। और जो ब्लैक कलर के मार्कर से मैंने जो एनर्जी का वो बनाया है ये कब है? जब प्रेजेंट है। तो कैटलिस्ट कुछ नहीं करता, सिर्फ क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है। बात समझ आई सब लोगों को? अगर रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स AB, तो इसके लिए जो कॉलिजन है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, उसको तुम किससे रिप्रेजेंट करोगे? ZAB से। कॉलिजन थ्योरी कहती है कि रेट का जो फॉर्मूला है वो होना चाहिए R इक्वल टू ZAB। क्या है? Z क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय E। E क्या होता है? मैथ वाले बताएंगे। नेचुरल लॉग, जिसको पावर 10 लिया जाता है। E पावर माइनस EA अपॉन R। E नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग कुछ भी नहीं है, नेचुरल लॉग कुछ भी नहीं है। जब आप इसका लॉग लेते हो तो ये E गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? कि सर ये है 10, ये क्या है? लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, ये लॉग लेते हो तो गायब हो जाता है। इसकी पावर क्या है? माइनस EA अपॉन RT। ये EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? रेट कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहां एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अगर जूल में दे रखी है तो R की वैल्यू आप यूज करेंगे 0.0831। ठीक है, और अगर ये किलो जूल में हो तो आप इसको गलत लिख दिया मैंने, 8.31 लेंगे अगर जूल में है तो, और किलो जूल में है तो 8.31 × 10 की पावर -3। ठीक है, T क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, तो ये तो एक ओवरव्यू हुआ कि कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है। भाई बेसिक सा फंडा ये है, कॉलिजन थ्योरी कहती है कि रिएक्टेंट्स आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। जिन रिएक्टेंट्स की एनर्जी कौन सी एनर्जी के बराबर हो जाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो सारे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और किसी भी इफेक्टिव कॉलिजन के लिए जरूरी है उसकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ कॉलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर। फिर हमने यहां देखा कि भाई एक तो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी है?
वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को देनी पड़ती है ताकि उसकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जो कि रिएक्टेंट के पास में होनी चाहिए ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। हर्षपाल समझ रहा है? जैसे कि मान ले तेरा स्कूल जो है वो टूर पर जा रहा है कोरोना में भी, और अब भैया तुमको कहा जाता है कि तुम सभी को 5,000 रुपये जो है वो क्या करने हैं, जमा कराने हैं। ठीक है, अब तेरे पास में जो गुल्लक है उसमें 2,500 रुपये है। ठीक है, अब ये तेरे को कितने और रुपये चाहिए, नहीं समझा? 2,500 रुपये तेरे गुल्लक में है, जमा कराने 5,000, तुझे और कितने चाहिए, 2,500 और चाहिए। ये जो तुझे चाहिए ये कौन सी एनर्जी है, जो चाहिए? आकाश कौन सी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। रवि कुमार वर्मा भाई 5,000 होने चाहिए, 2,500 ऑलरेडी है, कौन सी एनर्जी है? 2,500 जो है वो कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी है ना, जो तुझे चाहिए। ये 5,000 जो कम से कम तेरे पास होनी चाहिए, ये कौन सी एनर्जी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मान ले तेरे पास में 2,500 रुपए हैं और 2,500 तुझे नहीं मिले कहीं और से, तो क्या तू टूर पे जा पाएगा? क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं। अब मान लो हर्षपाल ने कहा कि मम्मी मेरे को टूर पे जाना है, मेरे पास में 2,500 है, आप 2,500 और दे दो। मम्मी ने कहा कि बेटा तू तेरी सेविंग क्यों खर्च करता है, ये पकड़ 10,000। तो क्या ये टूर पे जा पाएगा? बिल्कुल जा पाएगा। समझा क्या है एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी? इनकी डेफिनेशन आती है। एक तो है जो आपके पास होनी चाहिए इतनी, कम से कम इतनी होनी चाहिए, और एक वैल्यू जो आपको चाहिए एक्स्ट्रा, कि भैया मेरे पास में इतना है पर वो कम पड़ रहा है, तो मुझे जितना और चाहिए वही तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी समझ में आई? जितनी ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जितने ज्यादा भिड़ंत होगी, उतनी ज्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो इस हिसाब से ये इक्वेशन दे दी गई है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग। पर फिर भी हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। इफेक्टिव का मतलब क्या बताया मैंने, जिसमें रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। दो कारणों की वजह से, दो बैरियर। पहला बैरियर है एनर्जी बैरियर, जो मैंने पूरा समझा दिया। एनर्जी बैरियर में तुमने क्या पढ़ा, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कि सर चाहते हैं हम लोग टूर पर जाना, पर हमारे पास में पैसे जो है वो कम पड़ रहे हैं। जितने पैसे कम पड़ रहे हैं वही तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है, उतनी तुम्हें चाहिए, उतनी तुम्हें मिल जाएगी तो तुम किस में कन्वर्ट हो जाओगे, प्रोडक्ट में। अगर नहीं मिली तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाओगे, चाहे कितने तुम हाथ पर मारो, पर अगर नहीं मिली तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाओगे। एक और बैरियर है, पहला एक्टिवेशन, ये जो तुम्हारा एनर्जी बैरियर समझ में आ गया। इधर आयुष सर पकड़ के बैठा है? हाँ जी। दूसरा बैरियर है ओरिएंटेशन बैरियर। ध्यान से सुनना हर्षपाल, मम्मी ने कितने रुपए दिए, 10,000। चाहिए कितने थे अपने को, 2,500 चाहिए थे, और लिमिट कितनी थी, कभी कम से कम कितने होने चाहिए, 5,000। अब 10,000 रुपए लेकर के, बंठन के, परफ्यूम लगा करके, नहा धो करके तू जो है रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, पर तू पहुंचा आधा घंटा लेट। क्या तू टूर पे जा पाएगा, बताना? नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो इसका मतलब कि सर एनर्जी तो थी, एनर्जी तो थी हमारे पास में, पर फिर भी हम लोग किस में कन्वर्ट नहीं हो पाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाए, एक और बैरियर की वजह से। उस बैरियर का नाम है ओरिएंटेशन बैरियर। कि सर सब कुछ तुम्हारे पास में है, पर क्या सही समय पर सही जगह तुम पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए। तो एक तो सर प्रॉपरली एनर्जी जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, और दूसरा रिएक्टेंट प्रॉपरली ओरिएंटेड होना चाहिए, सही समय पर सही जगह पर होना चाहिए। कैसे समझो, हम लोगों को काम क्या करना है, हम लोगों को ये बनाना है 2A
प्लस 2b रिएक्ट करके क्या बनाते हैं ये 2ab बनाते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो सर इसके लिए एक ए से कौन टकराना चाहिए? ए टकराना चाहिए, बी टकराना चाहिए। और सर दूसरे ए से भी कौन टकराना चाहिए? बी टकराना चाहिए। पर सोचो एक ए से अगर दूसरा ए टकरा गया, एक बी से दूसरा बी टकरा गया, तो तुम्हारी पता है रिएक्शन क्या बन जाएगी? 2a प्लस 2b गिव्स a2 प्लस b2। क्या ये वही रिएक्शन है जो तुम्हें चाहिए थी? नहीं। तो सर ऐसा क्या हुआ सर? रिएक्ट तो कर गए। क्यों रिएक्ट कर गए? क्योंकि एनर्जी तो उनके पास में थी जितनी होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी एनर्जी इनके पास में थी। पर समस्या क्या हो गई? समस्या ये हो गई कि सर जब ए को बी से टकराना था तब ए किससे टकरा गया? ए से टकरा गया। तो यहां एनर्जी का लोचा नहीं है, एनर्जी बैरियर तो ये क्रॉस कर चुका है। लोचा किसका हुआ? ओरिएंटेशन का। कि सर सही समय पर सही जगह पर ये रखे हुए या ओरिएंटेड नहीं थे। समझ में आया सब लोगों को? एक और एग्जांपल देकर के समझाता हूं। हमारे पास में है 2NO2, ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हमारे पास N2O4। ये है N, ये है O और ये O, ये बन गया एक NO2। जब इसके सामने ये एक N, ये O, कौन टकरा रहे हैं आपस में? दोनों N टकरा रहे हैं क्या बन गया? ये N2O4। पर अगर ये ऐसे रखा होता तो अब इस N से कौन टकराते? O। आपस में रिएक्ट ही नहीं करते। रिएक्ट नहीं करते तो आगे कोई रिएक्शन ही नहीं होती। तो सर इनके पास में एनर्जी तो थी, पर क्या गलत था यहां? ओरिएंटेशन। समझ में आया? कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ क्या है इसमें? थ्योरी। सिर्फ क्या है इसके अंदर? थ्योरी। किस कोई भी दिक्कत हो कॉलिजन थ्योरी से जुड़ी हुई तो पूछो। इफेक्टिव कॉलिजन एक तो होता है, कॉलिजन मतलब भिड़ंत, एक होता है इफेक्टिव कॉलिजन मतलब वो भिड़ंत जिसकी वजह से रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में। कॉलिजन की वजह से ही प्रोडक्ट बनेगा, पर हर कॉलिजन की वजह से प्रोडक्ट बने ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा सर? क्या दो दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत तो क्या है? एनर्जी बैरियर। कि सर एक्टिवेशन एनर्जी जितनी होनी चाहिए उतनी रिएक्टेंट के पास नहीं होती, और अगर हो भी जाए एनर्जी तो दूसरा बैरियर कौन सा आता है? ओरिएंटेशन बैरियर। जब तक प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं होंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तब तक वो किस में कन्वर्ट नहीं हो सकते? प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। और कॉलिजन के क्या नहीं हो सकता? इफेक्टिव नहीं हो सकता। सर ये अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो पता कैसे रहेगा? मतलब क्या वो बोलेगा कि कौन से दो बैरियर है उन्हें एक्सप्लेन करो। नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये होते हैं, ठीक है? या फिर डेफिनेशन, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, या फिर तुमसे क्या बोलेगा? ग्राफ, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की एब्सेंस में, एक्सोथर्मिक ग्राफ, एंडोथर्मिक ग्राफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है भाई हर्षपाल, कोई दिक्कत? फ्लोर ढंग से साफ है कि नहीं है? बहुत देर से नीचे देख रहा है तू? हाँ जी सर, किसी को समस्या हो तो बताओ। कैसी भी नहीं है? दीक्षा, इधर निकिता, मेघा, जतिन, ऑल गुड? ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ फैक्टर्स करने वाले हैं जिन पर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर हम लोग ले रहे हैं, ये वो फैक्टर है जो अपनी एनसीईआरटी के अंदर तो बहुत अच्छे से बताया गया है, पर राजस्थान बोर्ड की जो बुक चल रही है उसमें इसको बिल्कुल भी मतलब हेडिंग भी नहीं है, ठीक है? और ये क्या है? ये फैक्टर है तुम्हारा प्रेशर। फैक्टर क्या है तुम्हारा? प्रेशर, ठीक है? जैसे कि पढ़ाई का हम पर बहुत प्रेशर होता है पढ़ाई का। इस पढ़ाई का प्रेशर पड़ोसी के माँ बाप की वजह से होता है कि तुम्हारे माँ बाप की वजह से?
सिर्फ तुम्हारे माँ बाप बोलते होंगे ना कि पढ़ ले, पड़ोसी के माँ बाप तो आगे नहीं बोलते आयुष क्या कर रहा है छत पे बैठा, वो लोग खुद चाहते हैं छत पे बैठा रहे फेल हो जाए साला। नहीं क्या पता पड़ोसी टीचर हो अपना। अरे यार ऐसी एक्सेप्ट, और पड़ोसी है ना जो टीचर है ना वो क्लास में होता है, बाहर नहीं होता, समझा, बाहर नहीं होता है। हाँ बाहर तो गया गुजरा आदमी होता है टीचर, है ना, क्लास में उसकी वैल्यू, बाहर कुछ नहीं है। नहीं ठीक है भाई। तो प्रेशर जो है वो सिर्फ किसकी वजह से होता है पढ़ाई का, सिर्फ तुम्हारे माँ बाप की वजह से। कहने का मतलब ये, हर कोई तुम पर प्रेशर बना सकता है क्या? नहीं। ठीक है। तो जब मैं किसी केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा तो हर कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकता। प्रेशर सिर्फ एक ही स्टेट में एक्सर्ट किया जा सकता है। किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। तो यहां प्रेशर की जब बात होगी तो जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट लिखना कंपलसरी होगा। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि सर अगर सॉलिड, लिक्विड या एक्वस स्टेट हुई तो वो क्या एक्सर्ट नहीं कर सकते? प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकते। हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए? तुम्हारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर ही है, वो ही काफी है तुम्हारे लिए, वो काफी थोड़ी टीडी बड़ी चीज इसमें आने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई थी वो लिख देता हूं। हाँ भाई क्या आई थी? K इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग R0 बाय R। ये R0 क्या था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R क्या था? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सर जब मैं इसे प्रेशर से रिप्लेस करूंगा तो K इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग PI। PI क्या है? इनिशियल। किसका इनिशियल प्रेशर है? रिएक्टेंट का, क्योंकि सर यहां कॉन्सेंट्रेशन में किसकी थी? रिएक्टेंट की। अपॉन में क्या आएगा? PF। PF क्या है? फाइनल प्रेशर किसका? रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का कोई लेना देना है क्या? यहाँ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किसका है? रिएक्टेंट का। ठीक है भाई। तो अब यहां पर हम लोग करेंगे क्या? क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन करने वाले थोड़ी देर में। पहले एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। तुम्हारे पास में रिएक्टेंट क्या है? AB गैस। ये तुमको क्या दे रहा है? A गैस प्लस B गैस। कोई दिक्कत किसी को? कैसी भी। जब टाइम 0 है, ठीक है, तो यहां किसका प्रेशर होगा? A का, B का, के AB का, के तीनों का? जब टाइम 0 है, रिएक्शन शुरू नहीं हुई, सिर्फ AB का। तो यहां जो प्रेशर है मैं उसको PI लिख दूं क्या? सर इनिशियल प्रेशर हो, इन दोनों के नीचे तो मैं क्या लगा देता हूं? डैश। सर बने ही नहीं है, तो जब बने ही नहीं है तो प्रेशर कैसे लगाएंगे? ठीक है। अब टाइम निकल चुका है, कितनी सेकेंड्स? T सेकेंड्स। इसका प्रेशर बढ़ा होगा कि घट गया होगा? तो सर कितना घट गया? मान लेते हैं X। इनका प्रेशर क्या हुआ होगा? कितना? X। तो जितना ये घटेगा उतना ही वो बढ़ेंगे। तो इसका प्रेशर X, इसका प्रेशर भी X। कोई दिक्कत कैसी भी? ये तो क्या है? PI। ये क्या है? PF। फिर से मैं बता दूं, PI इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है, तो सर वो तो ये रहा PI। PF क्या है? फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो सर रिएक्टेंट की मैं बात करूं तो क्या है यहाँ? PI माइनस X। X की वैल्यू कभी हमें क्वेश्चन में पता नहीं होगी। X की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कभी पता नहीं होगी। क्वेश्चन में क्या चीजें दी जाएंगी ध्यान से देखना। एक तो दिया जाएगा PI। क्या दिया जाएगा? दूसरी चीज हमें दी जाएगा PT। PT क्या है? टोटल प्रेशर। एक बात बताओ, T सेकेंड्स पर पूरी रिएक्शन मिक्सचर में, रिएक्शन मिक्सचर का मतलब सर उसमें क्या होगा? रिएक्टेंट भी होगा और उसमें क्या होगा? प्रोडक्ट भी होगा। तो पूरे रिएक्शन मिक्सचर का टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा? सर जो रिएक्टेंट का प्रेशर है उसमें जोड़ दो किसका प्रेशर? प्रोडक्ट का। क्योंकि भाई रिएक्शन मिक्सचर में तो दोनों चीजें है ना। पूरे उस रिएक्शन मिक्सचर में प्रेशर सर वो सभी प्रेशर लगाएंगे जिनकी स्टेट क्या है? गैस स्टेट है। सर यहां ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो यहां जो P टोटल है वो किसके इक्वल आएगा?
पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स। इसको समझने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। क्यों सर ये पी टोटल क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन में कभी क्या नहीं दिया जाता, पीएफ नहीं दिया जाता। एक तो क्या दिया जाएगा, दूसरा क्या दिया जाएगा, पी टोटल। तो सर पी टोटल यहां किसके बराबर आया? इनके टाइम पर जो भी प्रेशर टोटल जिसकी वजह से जो भी सबको जोड़ दो, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो यहां से माइनस एक्स प्लस एक्स को काट दो, तो पी टोटल यहां किसके इक्वल आएगा, पी आई प्लस एक्स के। तुम्हें पी टोटल दे रखा होगा, तुम्हें पी आई दे रखा होगा, क्या निकाल सकते हो, एक्स निकाल सकते हो। तो मैं अब यहां अगर इक्वेशन ऐसी है तो मैं यहां पर इसका फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी आई अपॉन पी एफ की वैल्यू क्या रख दूं? अच्छा रुको, पी एफ की वैल्यू है पी आई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी, पी टोटल माइनस पी आई इक्वल टू एक्स। यहां पर मैं एक्स की वैल्यू डाल देता हूं, पी एफ इक्वल टू क्या है मेरे पास में, पी टोटल, एक सेकेंड, पी टोटल माइनस पी टोटल प्लस पी आई आएगा, हाँ पी इनिशियल, सॉरी अरे मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने, यहां पी आई आएगा, ठीक है ये आएगा। तो यहां पी आई और पी आई मिलकर क्या बन जाएंगे, 2 पी आई माइनस पी टी। अरे ये लो, ठीक है भाई। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया जाएगा, पी आई और क्या दिया जाएगा, पी टोटल। हमें पी एफ बिल्कुल कभी किसी क्वेश्चन में पी एफ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में एक्स क्यों दे तो ठीक, नहीं दिया जाएगा तो आपको एक्स को हटा करके रिप्लेस करना पड़ेगा और आपको रिलेशन सेटअप करना पड़ेगा। यहां जैसे मैंने किया 2 पी आई माइनस पी टी। तो मैं अब यहां पी एफ की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, 2 पी आई माइनस पी टी। ऐसा कब, जब इक्वेशन इस तरीके की है, ठीक है। इक्वेशन अगर इस तरीके की है तो एग्जांपल के तौर पर मान लो तुम्हारे पास में है CO2 गैस, ठीक है। ये तुमको अगर डिसोसिएट होकर के दे दे सी गैस, गैस लिखना जरूरी है, प्लस O2 गैस, ठीक है। कोई समस्या कैसी भी? अब जरा हम लोग और एग्जांपल देखते हैं और कोशिश करो कि तुम लोग रिलेशन बना सको। या एक और मैं ट्राई मार देता हूं, तुम लोग देख लो, फिर उसके बाद में अगला तुम लोग करना। मेरे पास में इस बार है A2B गैस, बताओ क्या देगा। अभी डिपेंड करता है देख क्या रहा है। अगर ये 2A गैस प्लस B गैस देता है तो, है ना। तो इस केस में यहां क्या लिखूंगा मैं, यहां डैश, ठीक है। जब टाइम कितना है 0, अब एट t सेकेंड्स ये कितना बचेगा, पी आई माइनस एक्स, ये कितना 2x, ये कितना x, ठीक है। यहां पर अगर मेरे को पी टोटल लिखना हो तो कितना आएगा, पी आई माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। चलो x से मैंने x काट दिया, पी टोटल किसके इक्वल आया, पी आई माइनस 2x, x किसके इक्वल आएगा, यहां x किसके इक्वल आएगा, पी टी माइनस पी आई बाय, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को इस फॉर्मूला में पुट करना है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो यहां से पी एफ इक्वल टू आएगा पी आई माइनस पी टोटल माइनस पी आई बाय, ठीक है। इसको मैं पुट कर दूंगा यहां इस पूरे की जगह। बात समझ आ रही है सब लोगों को, कोई दिक्कत? अगर इक्वेशन कुछ ऐसी है, बनाओ। इसका रिलेशन बनाओ।
सही सर 2x ही यहाँ हाँ यहाँ ध्यान रखना, इस बार -2x करना पड़ेगा। और इसमें इधर तो यहाँ 1 है तो x, यहाँ पे 2 होता तो यहाँ 2x लिखना पड़ता, ठीक है। यहाँ 3 होता तो यहाँ pi - 3x करना पड़ता। सर P total is equal to पी आई आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भाई कोई सी भी कैसी भी घुमा फिरा करके इक्वेशन तुम्हारे पास में हो सकती है, ठीक है। कर लोगे, बना लोगे, क्वेश्चन करें फिर, पक्की बात है। क्वेश्चन में ध्यान रखना हमेशा क्या दिया जाएगा, पीआई और पी टोटल, पीएफ कभी नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूजन क्या है, पीआई। बाकी किसी भी टाइम पर है वो क्या है, पीएफ नहीं है, वो क्या है। क्वेश्चन में कभी पीएफ नहीं दिया जाएगा, फिर से कह रहा हूं, ठीक है। तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हारे डीपीपी पड़ी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन बोल भी रहा हूं, हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सर ये प्रेशर डिपेंडेंसी के बाद, प्रेशर डिपेंडेंसी के बाद तो पहले फॉर्मूला लिख डालते हैं। फॉर्मूला के का आया k = 2.303/t log pi/pf, ठीक है। तो भाई डीपीपी का पहला क्वेश्चन है कि एक फर्स्ट ऑर्डर की थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और वो रिएक्शन क्या है, बोलना कोई बच्चा। रिएक्शन है 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस O2, ठीक है। इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन दी गई है टाइम और प्रेशर के बीच में। यहां तो टाइम सेकंड्स में है, प्रेशर किस में भाई, एटीएम में। बोलो पहले केस में टाइम कितना है, 0, प्रेशर 0.5 एटीएम। दूसरे केस में टाइम 100 सेकेंड्स, प्रेशर 152 एटीएम। तुमको जरूर इसमें के कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो भाई इनकी फिजिकल स्टेट क्वेश्चन में गैसियस ही होनी चाहिए, नहीं अगर दे रखी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सभी गैसेस हैं, ठीक है। और अगर प्रेशर दे रखा तो सीधी सी बात है गैस के लिए होगा। हाँ जी साहब, तो यहाँ इस क्वेश्चन में के पता करना है, टाइम क्या रखोगे फॉर्मूला में, पागल हो गए हो, चरस गांजा पी रहे हो। अरे अगर यहाँ पे टाइम 0 रख दिया तो पी फाइनल तो 0 हो गया ना, पी फाइनल 0 सेकंड में थोड़ी आता है, तो 100 टाइम रखना है। पीआई की वैल्यू क्या रखोगे, 0.5। पीएफ दे रखा है क्या, नहीं, ध्यान रखना पीएफ नहीं दिया जाएगा, तो तुम्हें पहले क्या बनाना पड़ेगा, रिलेशन। ये 0.152 क्या है, पी टोटल है, समझ गए। फटाफट से रिलेशन बनाओ, वैल्यूज डालो, सॉल्व घर पे करना, रिलेशन बनाओ और वैल्यूज डाल के बताओ। किया, अरे पहले नॉर्मल रिलेशन डालो, पीआई डालो और जगह 0.5 की जगह पीआई डालो, पहले रिलेशन बना लो फिर उसको पुट करना है। पीएफ इक्वल टू कितना है, मतलब ये हाँ सर ये सही है। तैयार है, हाँ। ठीक है। हाँ, पीएफ इक्वल टू 3PI - 2PT आया क्या, पीएफ का क्या रिलेशन आया, 3 है ना,
3pi माइनस 2pt। सर ये नहीं है। 0.796 आ रहा है पीएफ। तो तुमने पीएफ सॉल्व कर दिया है। गुड इवनिंग सर। तू कौन से नशे में रहता है? हाँ पीएफ तूने सॉल्व किया, कितना है पीएफ? 0.796। 1.5 माइनस 0.304, हाँ यही क्या है ना? मतलब पी इनिशियल तो 0 हो गया। पी इनिशियल तो 0.5 है, हाँ मतलब सॉरी 0.5 तो प्लस कर देंगे। इसीलिए पहले रिलेशन बनाओ। अरे घूरो मत मेरे को, रिलेशन बनाओ। अरे गरीबों, ये इक्वेशन कुछ ऐसी है, 2a gives 2b plus c, ऐसी है क्या? यस सर। पक्की बात? तो ये तो मैंने माना पी आई, यहां तो अभी बनाई नहीं कुछ। जब टाइम 100 सेकेंड्स है तो पी एफ कितना आएगा मेरे पास में? ये आएगा पी आई माइनस 2x। पक्की बात? वो गर्द अलग ही करता जा रहा है, तू तो अभी आए। ये कितना होगा 2x, ये कितना होगा x। तो यहाँ पर p टोटल की वैल्यू क्या आ रही है भाई? माइनस 2x प्लस 2x काट दो तो पी आई प्लस एक्स ये आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू यहां से क्या बना लूंगा? पी टी माइनस पी आई इक्वल टू एक्स। हाँ भैया पी एफ का क्या फॉर्मूला है? पी आई माइनस 2x। तो यहां मैं रखूंगा पी आई माइनस, इसका ट्वाइस कर दूं तो 2pt प्लस 2pi। हाँ ये तो आ गया। ये आएगा ना? तो ये pi और 2pi क्या बन गया? ये 3pi अच्छा ये ऐसे माइनस 2pt। हाँ सर। अब pi की वैल्यू डालो यहाँ, ये पहले इस फॉर्मूला में डाल दो। ऊपर तो pi रखे रहने दो और नीचे क्या लिख दो? 3pi माइनस 2pt। ये रिलेशन बनाना है एग्जाम में, यस सर। फिर सॉल्व करना है। अब इस पर डाल दो pi की वैल्यू जो भी तुम्हारी है 0.5 अपॉन 3pi, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 1.5 हो गया। और 2pt, p टोटल दे रखा है 0.152, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर तो लॉग भी सॉल्व करना है। यस सर हो जाएगा। ठीक है भाई, पल्ले पड़ा कि नहीं? यस सर। आकाश सर वो इसी में गलती हो गई बनाने हाँ, रिलेशन बनाने में गलती नहीं होनी चाहिए। इधर भाई क्या नाम है? आयुष में। आएगा आएगा। सर। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन करते हैं भाई। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंफ्यूज मत हो ना। सेकंड क्वेश्चन है डीपीपी का, एक थर्मल डिकम्पोजिशन है एजो आइसोप्रोपेन का। मैं रिएक्शन लिख देता हूं एजो आइसोप्रोपेन की। आइसोप्रोपेन और एजो, ये हो गया। अगर हाइड्रोजन वगैरह लगा दूं हाँ भाई, ये डिसोसिएट होकर के दे रहा है, एक तो N2 और साथ में क्या दे रहा है? C6H14। यस सर। कोई दिक्कत किसी को भी? ये सभी गैसेस हैं, ठीक है। अब आगे बताओ, आगे क्या दे रहा है डेटा में? डेटा में टाइम दे रहा है। टाइम सेकंड्स में कि किसमें? प्रेशर किसमें? mm ऑफ hg। हाँ भैया, फर्स्ट केस बताओ, टाइम 0, प्रेशर 35.0। सेकंड केस में टाइम 360, प्रेशर 54.0। और थर्ड केस में टाइम 720, प्रेशर 63.0। तो बहुत साफ है, इसमें जरूर के पूछेगा। के पूछ रहा है? यस सर। ठीक है, तो भाई सबसे पहला काम मुझे क्या सेटअप करना पड़ेगा? रिलेशन। रिलेशन में सेटअप करूंगा तो टाइम क्या रखूंगा? 720। वो तुम्हारी इच्छा है। अगर तुम 360 रखते हो तो ध्यान रखना पी टोटल क्या लेना है? 54। और अगर तुम 720 रखते हो तो क्या लेना है? 63। समझ में आ रहा है सब लोगों को? भाई के कांस्टेंट का मतलब क्या है? जो चेंज नहीं हो सकता।
पर फिर भी हम लोग इसको क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक का मतलब क्या है सर, दोनों सॉल्व करेंगे और लगभग के दोनों में क्या आना चाहिए, बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, एक को यहाँ सॉल्व कर देना, एक को घर पर। पहले तो रिलेशन ये तो पहले वाला रिलेशन आएगा जो सबसे पहले किया था एग्जाम्पल अपन ने। पर दोनों ही केस में पीआई 35 ही लेना। ऐसा नहीं कि तुम दूसरे केस में ये ले रहे हो और पीआई तुम 54 रख दो। दोनों केस में पीआई 35 ही लिया जाएगा। पीआई का मतलब क्या, तो टाइम क्या हो 0। अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तूने क्लासेस ले ली क्या इसकी? ये नया बैच है ना, 3 क्लास इसकी अपलोड हो चुकी है। परसों वाली ली थी बस, जो आप उससे पहले 2 हो चुकी है। वो तो ये नया बच्चा है। हाँ, कल ही जन्म लिया है। बस अभी जल्दबाजी डायपर चेंज करके आया है। पीआई माइनस पीटी। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें डालो और वही लॉग सॉल्व करो। एक आंसर लॉग को निकालो यार। लॉग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सर एग्जाम 5 मार्च से है। एग्जाम 5 तेरा यार, पहले था स्कूल कब खुलेंगे, अब तेरा क्वेश्चन चेंज हो गया। आया ना सर। प्रॉमिस किया होगा कि एग्जाम वाले दिन ही आप बोलूंगी हैं? जब तो तुम कह रहा था कि सर स्कूल खुलेंगे तो आप बोलेंगी, अब स्कूल खुलने का चांस नहीं दिख रहा तो एग्जाम 5 मार्च से नहीं है। मार्च में तो पॉसिबल ही नहीं है। सर फिर वो क्या, मई के बाद होंगे। मेरा तो कोर्स कंप्लीट हो गया। पास करवाने में आया था। अरे बस करके वो चिलम पी के न्यूज़ गवर्नमेंट का रूल है, स्कूल जब से खुलते हैं तो 170 दिन के बाद एग्जाम लगते हैं। अब तुम देख लो, जब से स्कूल खुलेंगे उसके 170 डेज के बाद में ही एग्जाम है। पहली दिवाली। आरबीसी का है। अरे सीबीएसई का क्या है? सीबीएसई का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। प्रैक्टिकल की डेट है, वो तो महीना तो ये देगा प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल तुम्हारे फरवरी में ही होगा। जाना तो स्कूल में भी पड़ेगा, प्रैक्टिकल लैब भी देगा, जब वो घर घर आएंगे। प्रैक्टिकल लैब क्या करेगा, 15 दिन में हो जाएंगे प्रैक्टिकल। बात तो से लग रहा है। नाम दोबारा सर। पीआई की अगर ये 360 लेंगे ना, पीआई अगर पीआई तो हमेशा यही लेना है। अगर टाइम तो 360 रखना है तो पी टोटल 54 रखना है। अरे दोनों केसेस में पीआई तो 35 ही लेगा। अगर तू टाइम पहले केस में 360 रखना है तो पी टोटल 54, सेकंड केस में अगर टाइम 720 रखता है तो पीआई तो 35 ही रखना है, पर पी टोटल 63 हो जाएगा। एक्स्ट्रा समझ में आ रहा है कि नहीं? कर कोई बात नहीं, थोड़ा धीमे आए पर आना ही चाहिए। तीनों जगह टाइम कर दिया, तू रात में जाएगा तो डबल लगेगा। यार तेरे से लड़के कोई छोड़ेगा क्या? पीछे से मैं तेरे को छोड़ेगा छोड़ेगा। स्मार्ट आयुष से बात करें हो गया। और सॉल्व करके कौन से प्रश्न है? व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है? मेरा तो ये आंसर आ रहा है, तेरा सर नंबर दे आपने सेव किया। ये होंगी सेव करनी है, ऐसी कर दो। ये सर तो मैसेज आ गया। चल आपके लोग पूरा बेटा तो पहले इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा। तो देखो क्या लग रहा है, रिकॉर्ड हो रही है। तो फिर अगली क्लास में आएगा, तुम्हें क्लास 2 घंटे पहले डाल डेट क्या है?
चीज का इलाज है 150 में उसका इलाज होता है। नीचे नाम से 160 हाँ भाई लॉग वॉक कर रहे हो, सॉल्व के नहीं कर रहे? अरे यार एक मिनट ठीक है। कौन से टाइम वाले पे अटके पड़े हो? 360 में फिर आया होगा log 35/16। ठीक है, सर ये बता दो तो। इसको सॉल्व कर लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। वही कर रहा हूं। 35/16 आएगा 2.187। 35/16 आएगा 2.187। यस सर यही आ रहा है। अब इसका लॉग निकाल दो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही। ये देख ले। फटाफट बताओ इसका लॉग क्या आ रहा है? 1.8 आयुष तेरे को आता है लॉग निकालना? हाँ। निकाल। 2.187 का लॉग निकाल। सर लॉग टेबल निकाल लो। तो लॉग टेबल तेरे पड़ोसी के पास है ना, लेके बैठा है। 1 मिनट रुक जा। अरे 1 मिनट रुक जा। तो लास्ट चैप्टर के नोट्स दिए थे उसके लास्ट में है ना लॉग टेबल। तो वही तो मैं निकाल रहा था। ये ले। सर 0.3399 सर 0.3399 0.3399। हाँ अब तो क्या मल्टीप्लाई डिवाइड है। ठीक है भाई, हाँ सर। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन टीके वाला क्वेश्चन है। टीके का मतलब जो हमें नहीं आएगा। टीका लगा जाता है ना कोई, तो समझ में नहीं आता किसने लगाया क्यों लगाया, बस लगा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई, लास्ट में सब कुछ खेल बदल जाएगा। और अब चुप हो जा। सर ये पैसे ही नहीं दे रहा। अरे तू यार क्लास में तो मांडोली छोड़ दे। मांग बस जहाँ भी पैसे वाले लोग दिखे कि पैसे मांगना स्टार्ट। अरे यहाँ से लेके अपने घर तक लोग आगे पूछ रहा था लिफ्ट चाहिए, कंधे पे बैठ जाओ, 10 रुपए 10 रुपए। ये कुछ भी तो तेरे को देना चाहिए कुछ भी। क्वेश्चन है कि एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है जो कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है साहब। SO2Cl2 क्या दे रहा है तुमको? SO2 प्लस Cl2, ये सभी गैस होंगी। यस सर। और तुम्हें जो डेटा दे रखा है, टाइम किसमें है? सेकेंड्स। प्रेशर किसमें है? ATM। टाइम है भैया एक बार 0 और एक बार 100। प्रेशर है 0.5 और दूसरी बार 0.6। क्वेश्चन लास्ट में पढ़ो क्या कह रहा है। तुम्हें निकालना क्या है? रेट कांस्टेंट, रेट निकालनी है। और जब प्रेशर कितना हो? 0.65 ATM। तुम्हारे पास जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसमें कहीं 0.65 है? उसमें कहीं 0.65 नहीं है। लास्ट में आके उसने सब कुछ चेंज कर दिया। इसमें रेट कांस्टेंट नहीं निकालना, क्या निकालना है? रेट। इसका तुम्हें मैं बताता हूं लॉजिक। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो मैं रेट लॉ लिख रहा हूं। रेट लॉ आएगा के किसकी? अच्छा प्रेशर है ना, किसका प्रेशर? कौन है रिएक्टेंट? SO2Cl2। और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो पावर क्या रखो? 1। पावर क्या रखनी है मेरे को? 1। मुझे क्वेश्चन में के चाहिए। प्रेशर तो उसने दे दिया, सॉरी ये प्रेशर तो टोटल है, टोटल प्रेशर दे दिया। और मुझे क्या चाहिए? प्रेशर ऑफ SOCl2। तो साहब अगर इस क्वेश्चन को मैं यहां अलग से कर रहा हूं, SO2Cl2 क्या दे रहा है मुझे? SO2 प्लस Cl2। हाँ भैया राजा बाबू, PI यहाँ क्या आएगा? डैश। जब टाइम कितना? 100 सेकेंड, तो यहाँ बोलो क्या लिखूं? PI माइनस एक्स। यहाँ ठीक है। के जब मैं निकाल लूंगा एनी हाउ, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना रखूंगा? PI माइनस एक्स। यहां सिर्फ किसका प्रेशर रखना है? SO2Cl2 का। टोटल प्रेशर थोड़ी रखना है, नहीं रखना ना। तो यहां टोटल प्रेशर कहता था सर मैं इनको जोड़ के रखता, और यहां तो सिर्फ किसका प्रेशर कह रहा है? SO2Cl2। तो सर इसका प्रेशर कैसे निकलेगा? PI तो हमें पता है सर, पर हमें और क्या चाहिए? एक्स और चाहिए। ठीक है। अरे क्या टॉर्च क्यों जला रहा है? हाँ बेटा, ये तो फाइनल प्रेशर है PI माइनस एक्स, तो P इनिशियल करना है ना। P इनिशियल तो भाई ये रेट जब 0 सेकेंड्स है तो रेट क्या होगी?
प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है तो रेट कैसे निकालोगे? बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से हमें तो सिर्फ 100 सेकंड जब निकल चुकी हैं तब किसका प्रेशर पता होना चाहिए? SO2Cl2 का, तो उसका प्रेशर पता होना चाहिए। बात समझ आ रही सब लोगों को? तो भैया इसके लिए सबसे पहले तो रिलेशन निकालना पड़ेगा। हमें क्या पता है? PI। हमें क्या पता है? P टोटल ये रख देना, P टोटल ये रख देना। वहां से क्या निकलेगा? पहले X की वैल्यू आ जाएगी तो यहां पुट करके क्या निकाल लोगे? P। फिर तुम्हें निकालना पड़ेगा K। समझे? बनाओ, करो, 2 मिनट में आता हूं। नहीं तो वापस आके समझा दूंगा। P टोटल दिया हुआ है। PI को फॉर्मूला बना के PI ये निकालना हाँ सर, निकालना है और K की वैल्यू अरे बना दोगे? यस सर। टाइम हो गया इसलिए पूछ रहा हूँ। वापस से बता देता हूँ, वापस से समझ लो भाई। हमारे पास में ये क्वेश्चन है, कोई समस्या? हम लोग के निकाल सकते हैं T क्या रख के 100। ये रिलेशन तुमने निकाल लिया होगा अभी, बना लिया रिलेशन। PI तो रख दोगे 0. जो भी तुम्हारा 5, नीचे रिलेशन रख दोगे, कोई दिक्कत? क्या आ जाएगा? K। हमें और क्या चाहिए? सिर्फ SO2Cl2 का प्रेशर, ठीक है? वो कैसे निकलेगा सर? PI माइनस X। पर हमें और क्या लगना है? X। पर हमारे पास में जो रिलेशन आया होगा उस रिलेशन में PI और क्या रख के P टोटल। ये प्रेशर कितने टोटल प्रेशर पे चाहिए? 0.65 पर चाहिए। तो P टोटल वहां कितना रखना? 0.65। PI कितना रखना? 0.5। किसकी वैल्यू आ जाएगी? X की। X की वैल्यू यहां पर रख दो, PI में से घटा दो, ठीक है? सॉल्व हो गया जाएगा। ठीक है भाई? तो इसको तुम लोग ट्राई कर लेना। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, 2 मिनट का, उसको अगली क्लास में कर लेंगे। और बाकी अगली क्लास में चैप्टर तुम्हारा ये ओवर हो जाएगा। उसमें बचा क्या है? एक तो कंसंट्रेशन पर कैसे रेट डिपेंड करती है, और एक उसमें आएगा आपके पास टेम्परेचर पर रेट कैसे डिपेंड करती है, ठीक है? और आएंगे ग्राफ। लास्ट क्लास में मैंने बताई थी 3 इक्वेशन, उन्हीं 3 इक्वेशन के बेसिस पर ग्राफ को कैसे समझना है। एक तो रट लो, या तो रटने का काम छोड़ दो, समझना कैसे ग्राफ। तुम किसी का भी ग्राफ बना दोगे, अगली क्लास में तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई? तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।